Hello everyone, this is Neha Soni and I'm your social science teacher. So how are you all my students? I hope you are doing well, and yes, we have started with civics. Yes students, we have started your 6th chapter, that is rural administration, and we have discussed about police coordination in our previous class. We have discussed about the revenue department, the work of patwari and everything. Now we'll talk about another special things about tehsildar and collector. सो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो दो ऑफिसर्स होते हैं, इनका क्या वर्क रहता है, व्हाट काइंड ऑफ फंक्शंस दे डू. ठीक है, सो लेट्स बिगिन इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी टॉक अबाउट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सो तहसीलदार के काम को हम यहाँ देखेंगे. देन वील टॉक अबाउट कलेक्टर्स वर्क. सो ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स. क्लियर? सो सारे स्टेट्स जो है डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड रहते हैं. वी ऑलरेडी नो द काउंटिंग, वी ऑलरेडी नो द नंबर ऑफ स्टेट्स वी हैव. क्लियर? ओके. These districts are further divided into smaller blocks for the management of land related matters. जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, इन्हें किस में डिवाइड किया जा रहा है? इन्हें स्मॉलर ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है. क्यों? व्हाट वाज द रीज़न ऑफ इट? यस, द मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिलेटेड मैटर्स. सो मैनेजमेंट करना होता है इन सभी मामलों को देखने के लिए, जो ज़मीन से जुड़े हुए आपकी लैंड से रिलेटेड जो भी मैटर्स रहते हैं, उन्हें अच्छे से स्टडी करने के लिए सभी डिस्ट्रिक्ट्स को ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है. ठीक है. द सब डिविजन्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर नोन बाय मैनी नेम्स. सो ये जो ब्लॉक्स होते हैं, जो सब डिविजन्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, इन्हीं किस नाम से जाना जाता है? तहसील, और यू कैन से तालुका. क्लियर? Now, who will be the revenue officer of that area? So, the revenue officer of the tehsil is called tehsildar. So, that's why we call him tehsildar. So, tehsildar क्या करता है? अपनी तहसील के एरिया का रेवेन्यू कलेक्ट करता है, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो उसे करने होते हैं. So, here we will talk about the functions of tehsildar. So, सेटलमेंट ऑफ लैंड रिलेटेड, डाटा रिलेटेड मैटर्स. ठीक है, जो भी आपकी ज़मीन से जुड़े हुए मामले हैं और जो आपके डाटाज रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं, उनकी सुनवाई, उनका सेटलमेंट, उन पे डिसीजन कौन देता है? तहसीलदार देता है. क्लियर? ही सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ पटवारी. सो जो पटवारी की जो काम होते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड मेंटेन करना और सुपरवाइज करना, एरिया में कौन सी क्रॉप्स हो रही है, सारी रिपोर्ट जाके वो तहसीलदार को देते हैं. सो तहसीलदार क्या करते हैं? ही सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ पटवारी. सो जो भी पटवारी के फंक्शंस होते हैं, उन सभी को मॉनिटर करना, सुपरवाइज करने का ड्यूटी किसका है? तहसीलदार का है. क्लियर? Ensure that records are kept correctly. So जो रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं पटवारी ने, उन सभी रिकॉर्ड्स को करेक्टली मेंटेन किया गया हो, करेक्टली लिखा गया हो. एंड रेवेन्यू टैक्स कंटिन्यूज टू एक्रू, और रेवेन्यू जो टैक्स है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, उसकी वसूली, उसकी जो आपसे लेना है वो बराबर होता रहे. ये काम कौन देखता है? तहसीलदार देखता है. ठीक है. They see that the farmers keep getting their copy easily. So farmers को कौन सी कॉपी चाहिए होती है? उनके लैंड की रिकॉर्ड की. ठीक है. सो लैंड रिकॉर्ड की जो कॉपी है, जो पटवारी से वो प्राप्त करे, वो इजीली उन्हें मिल जाए. ये चीज़ें भी इंश्योर करता है तहसीलदार. दे इशू कास्ट सर्टिफिकेट्स टू द स्टूडेंट्स. सो जो स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्हें जाति प्रमाण पत्र बनवाना होता है, आप जनरल में आते हैं, आप ओबीसी में आते हैं, आप एससी शेड्यूल कास्ट या फिर आप एसटी एससी में आते हैं, इन सभी की जो कास्ट सर्टिफिकेट है, इसे कौन अप्रूव करता है, इशू कौन करता है? तहसीलदार. देन तहसीलदार का अदर वर्क क्या है? तहसीलदार एक्सटेंसिवली विजिट्स द एरियाज अंडर हिज ज्यूरिडिक्शन टू ऑब्जर्व. क्या ऑब्जर्व करने जाएंगे? वेदर कंडीशंस, कंडीशन ऑफ क्रॉप्स, लिसन टू फार्मर्स डिफिकल्टीज एंड डिस्बर्स लोन. ठीक है. सो ये सारे वर्क रहते हैं तहसीलदार के. वेदर कैसा है, वहाँ पे क्रॉप्स के लिए क्या कंडीशन हो रही है, कहीं पाला या गर्मी ज़्यादा तो नहीं है, कहीं ठंड की वजह से क्रॉप्स जो है वो बेकार तो नहीं हो गई है, और जो फार्मर्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके लोन को डिस्पर्स करवाने का काम भी कौन करते हैं? तहसीलदार करते हैं स्टूडेंट्स. तो ये सारी चीज़ें देखिए, आपके विलेज में आपको पता चलेगा कि कैसे कौन सी चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है. देन मैटर्स रिलेटेड टू लैंड आर हर्ड इन द तहसीलदार्स ऑफिस. कोई भी ज़मीन से रिलेटेड जो भी मामले होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, सो इन ज़मीन से रिलेटेड मामलों की सुनवाई कहाँ होती है? इन ज़मीन से जुड़े मामलों की सुनवाई होती है तहसीलदार के ऑफिस में. ठीक है. ओके. देन आगे देखेंगे हम द वर्क
ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सो जो आपके डीएम होते हैं, इन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में हम इन्हें डीएम कहते हैं। और इनका काम क्या होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में या फिर रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में? द हाईएस्ट रेवेन्यू ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट इज ओनली वन, ही इज कॉल्ड द कलेक्टर। ठीक है, सो कलेक्टर क्या होते हैं? उस डिस्ट्रिक्ट के सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं। ठीक है, सो सबसे उनका हाई रैंक रहता है और ये कलेक्टर होते हैं। इनके पास में सारा रेवेन्यू जो है, सभी रिपोर्ट्स जो है इनके पास में भेजी जाती हैं। द वर्ड कलेक्टर, ये जो कलेक्टर वर्ड है ये कहाँ से आया स्टूडेंट्स? द वर्ड कलेक्टर इज डिराइव्ड फ्रॉम कलेक्ट विच मीन्स टू कलेक्ट। ठीक है, सो इसका अर्थ क्या होता है? कलेक्ट करना। तो कलेक्शन का जो काम है, लाइक जो आपके टैक्सेस है उनका कलेक्शन करना, रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करना, ये सारा काम जो है कलेक्ट करने से रिलेटेड है। तो कलेक्ट जो वर्ब है इसी से कलेक्टर वर्ड बना है। ठीक है, जो कलेक्ट करे हु इज कलेक्टर। सो कलेक्टर का काम हमने यहाँ देखा, ये सारा रेवेन्यू के लिए हाईएस्ट ऑफिसर होते हैं। ठीक है, आगे हम देखें, द कलेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द रेवेन्यू ऑफ द एंटायर डिस्ट्रिक्ट। जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो पूरा डिस्ट्रिक्ट से जो भी रेवेन्यू आ रहा है उस रेवेन्यू को कलेक्ट करने की जिम्मेवारी किसकी है? हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग ऑल द tax from entire district, that is collector. So collector is responsible for it. Clear? Then we'll talk about new law. देखिए स्टूडेंट्स, एक नया लॉ आया था 2005 में। ठीक है, we'll talk about the new law. कौन सा लॉ है? हिंदू एक्ट सेक्शन, ठीक है, 2005 में। जनरली द नेम ऑफ एग्रीकल्चर एंड लैंड इज एसोसिएटेड विद मैन। जनरली हमने देखा है जो भी हमारी ज़मीन होती है या फिर कृषि भूमियाँ होती है, ठीक है, उनके नाम जो है पुरुषों के नाम पे होते हैं। वो ज़मीनें जो अधिकतर है मैन के ऊपर, मतलब उनके खरीदार जो है वे मैन होते हैं। द स्टेटस ऑफ विमेन इज कंसिडर्ड एज ए हेल्पर इन द वर्क ऑफ द फील्ड। द स्टेटस ऑफ वुमेन। अब हमने ये देखा कि अगर आपसे कोई बात पूछी जाए कि आपके घर में कमाते कौन है, तो आप बोलते हैं पिताजी। ठीक है, कई बार आप ये भूल जाते हैं कि आपके पिताजी के साथ बराबर काम कर रही हैं आपकी माताजी, लेकिन उनकी कमाई को आप नहीं गिनते हैं। क्यों? बिकॉज़ वो भी तो बहुत सारी मेहनत कर रही है फील्ड एरियाज़ में, वो भी फार्मिंग एरियाज़ में, बल्कि वो घर का भी काम करती हैं और फील्ड में भी जाके काम करती हैं। फिर भी उन्हें मेहनताना नहीं मिलता, उन्हें कमाई नहीं मिलती, तो हम उनका योगदान भूल जाते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन भूल जाते हैं। वी फॉरगॉट द कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर मदर्स। जो लेडीज़ हैं वे खेतों में भी काम कर रही हैं, लेकिन उनकी जो काम है, उसकी जो मेहनत है अपने खेत पे जो वो करके आती है, उस मेहनत की गिनती नहीं होती है और हम कहते हैं कमाते तो हमारे पिताजी हैं। सो ये चीज़ें गलत है ना सोसाइटी में। वी हैव टू थिंक अबाउट इट। सो द स्टेटस ऑफ विमेन इज कंसिडर्ड एज ए हेल्पर इन द वर्क ऑफ द फील्ड। सिर्फ उन्हें हेल्पर के रूप में ट्रीट किया जाता है। क्यों? वो ओनर क्यों नहीं है? वो अपने खेत में काम कर रही है, अपना खेत अपनी मजदूरी कर रही है, तो उसे ओनर नहीं कहा जा रहा, उससे वो मुनाफा नहीं मिलता। सारा मुनाफा या पैसों का जो लेन देन है वो मेन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो होती है सोसाइटी में, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर आर नेवर थॉट ऑफ एज लैंड ओनर्स। सो उनके लिए दे आर नेवर थॉट ऑफ लैंड एज लैंड ओनर। उन्हें कभी भी जमीन की या भू स्वामी के रूप में नहीं देखा जाता। खेत किसका है? पिताजी का है। खेत किसका है? इन साहब का है। क्यों? आपकी माता जी का क्या? उस लेडी का क्या जिसके खुद के पति का खेत है लेकिन उसके नाम पर खेत के कागजात नहीं है। सो कागजात या फिर जो भी कृषि भूमि से संबंधित काम है, आपकी ज़मीन जायदाद से संबंधित सारे काम जो है वो अधिकतर हमारी सोसाइटी में मेन देखते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना। सो हमें इस बारे में सोचना चाहिए स्टूडेंट्स, हमें भी प्रॉपर जो चीज़ें हैं उनके बारे में ध्यान देना चाहिए। अब यही चीज़ें जो हुई लेडीज़ के साथ में, विमेन के साथ में, जब इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था कि उन्हें प्रॉपर्टी में, उन्हें लैंड में एज ए ओनर क्यों नहीं सोचा जा सकता, उनकी भूमिका एज ए हेल्पर ही क्यों रखी जाए, इसलिए एक न्यू लॉ आया है 2005 में। After the death of the father, the land is divided among the sons. The daughters do not have a share in it. अब ये भी देखने वाली बात है, जब पिताजी की मौत होती है तो घरों की जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी का जो बंटवारा है, वो किस में होता है?
उनके बच्चों में और स्पेशली किन में, पुत्र में, जो पुत्र संतान है, जो सन है उनमें। डॉटर को उसका एक भी शेयर नहीं मिलता है, कुछ भी भाग जो है ज़मीन का उनके पिताजी अपनी बेटी के लिए नहीं रखे जाते या फिर उसे नहीं मिलता। पुराने ज़माने में यही लॉ था। अब जो नया लॉ आया है उसमें क्या है, रिफाइनमेंट हुआ है इसके अंदर। अकॉर्डिंग टू दिस, सन, डॉटर्स एंड देयर मदर गेट इक्वल शेयर इन द लैंड। क्लियर? अगर किसी भी पुरुष की ये ज़मीन है तो इसमें पुरुष के बाद अगर इस ज़मीन का बंटवारा होता है आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन, सो उसकी मदर के लिए भी होगा, उसके सन्स के लिए भी होगा, उसकी डॉटर्स के लिए भी होगा। ठीक है, तीनों का इक्वल शेयर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि चलो 10% बेटी को दे दिया, 5% मदर को दे दिया और बाकी कितना 85% जो है दोनों बेटों ने ले लिया या एक बेटे के पास चला गया। ऐसा नहीं होगा। जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका इक्वल शेयर की अधिकारियां हैं। आज के समय में अगर आपके पिताजी या फिर किसी भी व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टी है तो आफ्टर डेथ ऑफ हिज पर्सन, ये जो पर्सन है इसकी डेथ के बाद, who will be the shareholder? Yes, the sons, daughters and their mother. उनकी माता जी का भी अपना हक होगा उस जमीन पर। ठीक है, This law will be applicable in all the states and union territories. ये बहुत ही अच्छा शानदार कानून आया ताकि जो विमेन की कंडीशन है, स्टेटस जो है एज ए हेल्पर उसे माना जाता था, उसे ज़मीन से निकाल दिया जाता था। क्यों इस लॉ की लाने की ज़रूरत पड़ी? बिकॉज क्या होता था स्टूडेंट्स, पुराने समय में कई बार ऐसी चीज़ें देखने में आई हैं, सुनने में आई हैं कि सोसाइटी जो है उसे एक्सक्लूड कर देती है आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन। जो विमेन है उसे और उसकी बेटियों के साथ उसे घर से निकाला भी दिया जाता है। तो फिर उसका शेयर कहाँ गया? उसने इतने साल जो कड़ी मेहनत की थी अपने खेतों में, उसके प्रॉपर्टी का हकदार ही नहीं माना। सिर्फ बेटों को या फिर उसके जो पुरुष प्रधान समाज है उन्होंने इस तरह से महिलाओं के साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया। दैट्स वाई ये लॉ आया। ठीक है, और ये लॉ कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है? ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है, सभी पर ये लॉ एप्लीकेबल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सुधा टेक्स केयर ऑफ हर फादर्स फार्म बट शी इज नॉट कंसिडर्ड टू बी द ओनर ऑफ द लैंड। सुधा जो है अपनी पिताजी के खेत में जी तोड़ मेहनत करती है, कभी बाजरा काटती है, कभी मक्का काटती है, कभी मिर्ची बोती है, कभी टमाटर लगाती है, कभी पालक उगाती है, सारे काम करती है, खेत का पूरा ध्यान रखती है, लेकिन फिर भी उसे एज ए हेल्पर माना जाता है कि ठीक है ना, चलो खेतों में काम करवा देगी, हमारे लिए लड़की है तो बढ़िया है, खेतों में काम करवा लेंगे। लेकिन जब बात आती है प्रॉपर्टी के ओनर की तो उसे ओनर नहीं माना जाता है। सो ये जो लॉ आया है इसके बाद से जो विमेन्स हैं उनकी स्थितियों में सुधार देखा गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे एक प्यारी सी विश एक डॉटर की। सो स्टूडेंट्स विल टॉक अबाउट अ डॉटर्स विश। क्लियर? सो हम एक डॉटर की जो विश होती है वो यहाँ पे उसने अपनी पोअम लिखा है और यहाँ उसने ड्राइंग बनाया है। बहुत ही ब्यूटीफुल ड्राइंग है स्टूडेंट्स। आई वॉन्ट द प्लेस ऑफ माई ओन नॉट डाउरी। सो वो दहेज में कुछ नहीं चाहती है, वो अपना खुद का एक घर, अपना खुद का एक स्थान चाहती है। सो यहाँ पे डॉटर की विश जो है वो लिखी है एंड आई विल रीड इट फॉर यू। सो फादर इनहेरिटेड आवर हाउस फ्रॉम हिज फादर। पिताजी जी ने अपना घर जो है पुश्तैनी घर मिला है, अपने पिताजी से मिला है। एंड एवरीवन सेज ही विल लीव इट टू ब्रदर। सो सभी लोग कहते हैं कि वो इसे अपने जो मेरा भाई है इसे दे देंगे। बट वॉट अबाउट मी एंड माई मदर? सो यू विल गिव इट टू माई ब्रदर बट वॉट अबाउट मी एंड माई मदर? मेरा और मेरी माँ के लिए क्या? क्योंकि जो हमने अभी तक देखा सोसाइटी में जो विमेन हैं उनको निग्लेक्ट किया जा रहा था, प्रॉपर्टी से दूर किया जा रहा है। सो डॉटर्स विश इज़ दैट कि थिंक अबाउट मी एंड माई मदर ऑल्सो। आपको ये घर आपके पिताजी से मिला एंड यू विल गिव इट टू योर सन, बट वॉट अबाउट मी? आई एम योर डॉटर एंड वॉट अबाउट माई मदर? Think about it, father. To expect a share in my father's home, ठीक है, इट इज़ नॉट वुमेनली आई एम टोल्ड। ठीक है, सो ये उसने अपनी विश जो है वो यहाँ पे बताना शुरू कर रही है। ड्राइंग के ज़रिए आप उसका प्यारा सा घर देख सकते हैं और वो अपने लिए एक प्लेस मांग रही है, एक जगह मांग रही है। ना उसे दहेज चाहिए, ना सोना, ना कुछ और। बट आई रियली वॉन्ट अ प्लेस my own, not dowry of silk and gold.
सो उसे कोई रेशमी परिधान या फिर गोल्ड नहीं चाहिए, उसे जो है अपना एक स्थान चाहिए, ताकि जो पुरुष प्रधान समाज है, जो पैट्रियार्की है ना सोसाइटी में, वे जो सन को ही सब कुछ प्रॉपर्टी वगैरह दे देते हैं, दे डोंट थिंक अबाउट द मदर एंड डॉटर, सो दे हैव टू थिंक अबाउट हर ऑल्सो, और उसके भी अधिकार है, उसे भी वहाँ रहना है, वो भी वहाँ रह सकती है अपने अधिकार से, बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज वो भी अपने घर में अपना एक स्थान बना के और अपनी जो जीवनचर्या उसे जीना चाहती है अपने हिसाब से, ठीक है। देन ये पोअम किसका है, ये सोर्स हमने लिया है रिफ्लेक्शंस ऑन माय फैमिली, अंजलि मोंटेरियो। सो अंजलि मोंटेरियो ने ये लिखा था और माय फैमिली के ऊपर उसकी एक डॉटर की विश थी। सो स्टूडेंट्स, ये अब चीज़ें जो है लॉ जो आया उसने काफ़ी सुधार किया है विमेंस की लाइफ में। हियर वी विल टॉक अबाउट अदर पब्लिक सर्विसेज एंड यू हैव टू डू अ सर्वे। You must have probably seen the public services offered by other departments of government. I hope so. आपने देखा होगा in your local areas there are so many departments are working and they are providing you public services as in form like आप बात करें government schools की, there are government schools in your local areas, there are primary health center, ration shop, bank, etc. so many public services in your local area. so आपको सर्वे करना है कि कैसे वे फंक्शन कर रहे हैं, आपने क्या उनके फंक्शन में प्रॉब्लम देखा और कैसे वे इम्प्रूव करें. So here make a list of the public services provided for your village or area. Like here हमने कुछ public services के एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाया है. शुद्ध मिल्क प्रोड्यूसर सोसाइटी, राशन शॉप, yes, बैंक, पुलिस स्टेशन, कृषक कमेटी फॉर सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, डाक बंगलो, आंगनवाड़ी, किंडरगार्टन, गवर्नमेंट स्कूल एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल एक्सेट्रा. सो स्टूडेंट्स, ये हमने देखा कि ये पब्लिक सर्विसेज आपके लोकल एरिया में प्रोवाइड करवा जा रही है बाय द डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट. सो अब आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक जो आपको सर्वे दिया हुआ है आपकी बुक में, उसी सर्वे में आपको ये फिल करना है कि नहीं 3 आपको पब्लिक सर्विसेज को लेना है और उनमें क्या प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देती है, उनके फंक्शन को कैसे इम्प्रूव करें, ये आपको अपने क्लास के स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करते हुए उसे फिल करना है. सो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन 3 पब्लिक सर्विसेज एंड डिस्कस इन योर क्लास हाउ देयर फंक्शनिंग कैन बी इम्प्रूव्ड. कैसे आपका गवर्नमेंट स्कूल अच्छे से फंक्शन कर सके, कैसे आपका बैंक जो है अच्छे से उसकी सर्विसेज जो वो प्रोवाइड करवा रहा है उसे और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है, आपको किन किन पब्लिक सर्विसेज में प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं और क्या आप अपना सजेशन देना चाहते हैं, वो आपको सर्वे में फिल करना है. लाइक हियर ये सर्वे का फॉर्मेट है, ठीक है. पब्लिक सर्विसेज के नेम्स आपको यहाँ दिए हुए हैं स्टूडेंट्स. लाइक यहाँ पे फेयर प्राइस शॉप है, ठीक है. देन यहाँ पे हेल्थ सेंटर है, मिल्क सोसाइटी है. देन व्हाट डिड यू नोटिस अबाउट देयर वर्क, आपको वो यहाँ पे फिल करना है. देन एरिया कितना कवर किया है, व्हाट डू दे नीड टू डू इन ऑर्डर टू यूज़ द फैसिलिटी, ठीक है. सो उन्हें क्या यूज़ करना पड़ता है फैसिलिटीज़ को यूज़ करने के लिए. प्रॉब्लम्स फेस बाय दोज मैनेजिंग द सर्विसेज, ठीक है. जो प्रॉब्लम्स आ रही है, प्रॉब्लम्स फेस बाय पीपल, जो मैनेजमेंट के लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी वो यहाँ फिल करना है. लाइक पब्लिक जो है पार्टिसिपेट नहीं करती है, लाइक पब्लिक जो है कंट्रीब्यूट नहीं करती है, सपोर्ट नहीं करती है, वो यहाँ लिखना है. और जो पब्लिक को प्रॉब्लम्स आ रही है वो यहाँ फिल करनी है. देन you have to give your suggestion the improvements that can be made. so ये आपको अपने माइंड से डिस्कस करते हुए प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे लेंगे, पीपल पार्टिसिपेशन से. सो अब आपको पार्टिसिपेट करना है, आपकी जो गवर्नमेंट है उसकी जो पब्लिक सर्विसेज आपके एरियाज में प्रोवाइड करवा जा रही है ना, उनको अच्छे से उनके बेटरमेंट के लिए, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए आप क्या अपना सुझाव दे सकते हो वो आपको यहाँ मेंशन करना है और अपने बच्चों के साथ, अपने जो क्लास फेलोज है उनके साथ डिस्कस करना है. सो स्टूडेंट्स, वी हैव क्लियर अबाउट ऑल द थिंग्स ऑफ दिस चैप्टर. विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड स्टडीज. गुड डे माय डियर स्टूडेंट्स.